स्वागत है सभी युवा जासूसों का आज के इस बेहद रोमांचक विश्लेषण में। आज हम उज्जैनी की एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का ये सफर हमारी क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच और डिडक्शन स्किल्स की एक जबरदस्त परीक्षा लेने वाला है। मजा आने वाला है। तो चलिए जल्दी से अपने जासूसी नोटपैड पर नजर डाल लेते हैं। आज हम सबसे पहले राजा की 3 रानियों के बारे में जानेंगे, फिर कुछ पक्के साक्ष्य जुटाएंगे, उसके बाद बेताल का एक रहस्यमयी सवाल सुनेंगे, मिले हुए सुरागों की तुलना करेंगे और अंत में एक सटीक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। भाग 1, राजा की 3 रानियां। अब इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें एक शब्द का मतलब बहुत अच्छे से समझना होगा, और वो है अति संवेदनशील या अल्ट्रा सेंसिटिव होना। इसका असल में क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ है कि जब कोई बहुत ही मामूली बदलाव या एकदम हल्के से स्पर्श से भी असाधारण रूप से प्रभावित हो जाए। और यही वो खास बात थी जिसकी वजह से राजा धर्मध्वज को अपनी तीनों बेहद खूबसूरत रानियों की बहुत ज्यादा मतलब हद से ज्यादा देखभाल करनी पड़ती थी। भाग 2, साक्ष्य जुटाना। अब एक अच्छे जासूस का पहला काम क्या होता है? बिल्कुल, सबूत इकट्ठा करना। तो चलिए देखते हैं। राजा को अपनी रानियों की इस अति संवेदनशीलता का पता 3 अलग-अलग मौकों पर चला था, और यही तीनों घटनाएं हमारे आज के केस के सबसे अहम सुराग हैं। आइए एक-एक करके इनकी गहराई से पड़ताल करते हैं। पहली घटना पर गौर करते हैं। राजा अपनी पहली रानी के साथ बैठे उनके बालों को सहला रहे थे। तभी अचानक रानी के कान में लगा एक कमल का फूल टूटकर उनकी जांघ पर गिर गया। अब कमल का फूल कितना हल्का होता है ना, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस एकदम हल्के से फूल के गिरने भर से ही रानी को इतना गहरा घाव हो गया कि वो दर्द से चीख पड़ी। जाहिर है राजा को तुरंत उनके इलाज के लिए वैद्य को बुलाना पड़ा। अब ये सुनकर शायद हैरानी हो रही होगी, लेकिन रहस्य तो अभी और गहरा होने वाला है। दूसरी घटना में दूसरी रानी पूर्णिमा की रात में महल की छत पर खड़ी थीं, और अचानक उसी ठंडी और खूबसूरत चांदनी से रानी की त्वचा सचमुच जलने लगी। जरा सोचिए, बिना किसी भारी या ठोस चीज के छुए ही ऐसा होना राजा के लिए कितने बड़े अचंभे की बात रही होगी। और अब आती है तीसरी और यकीनन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली घटना। तीसरी रानी राजा के साथ थी कि तभी वो अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत दूर कहीं किसी ओखली में चावल कूटने की आवाज आ रही थी। जी हां, सिर्फ और सिर्फ उस दूर की आवाज को सुनकर ही वो इस कदर प्रभावित हुई कि बेहोश हो गईं। इन तीनों घटनाओं से ये तो पक्का हो गया कि तीनों रानियां असाधारण रूप से नाजुक थीं। भाग 3, बेताल का एक रहस्यमयी सवाल। जब हमारे पास सारे सबूत आ जाते हैं, तभी इस कहानी में एंट्री होती है जादुई बेताल की। वो चतुर राजा विक्रम की कहानी को बीच में रोककर एक बहुत ही पेचीदा पहेली पूछता है। सवाल यह है कि इन 3 रानियों में सबसे अधिक संवेदनशील आखिर है कौन? बेताल राजा विक्रम को चुनौती देता है कि वे इन सारे सुरागों का इस्तेमाल करें और एकदम सही लॉजिक लगाकर इसका जवाब दें। भाग 4, सुरागों की तुलना। राजा विक्रम का जवाब सुनने से पहले चलिए हम खुद एक अच्छे डिटेक्टिव की तरह इन सारे साक्ष्यों को तार्किक रूप से जमाते हैं और एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहली रानी को चोट लगी कमल के फूल से, मतलब सीधा शारीरिक संपर्क था। दूसरी रानी को नुकसान पहुंचा चांदनी से, यानी बिना वजन वाली रोशनी उनकी त्वचा को छू रही थी। और तीसरी रानी के मामले में तो सिर्फ ओखली की आवाज थी जो बहुत बहुत दूर से आ रही थी। अगर हम इन तीनों की तुलना करें तो एक बहुत ही दिलचस्प और साफ अंतर नजर आता है। पहली 2 घटनाओं में कोई ना कोई चीज रानियों के शरीर के सीधे संपर्क में आई थी, फिर चाहे वो गिरने वाला एक ठोस फूल हो या त्वचा को छूने वाली चांद की रोशनी। लेकिन आखिरी घटना पर गौर कीजिए, वहां तो कोई शारीरिक संपर्क था ही नहीं, बस दूर से आती हुई एक आवाज थी। और यहीं पर काम आता है हमारा डिडक्टिव रीजनिंग यानी निगमनात्मक तर्क। एक स्पष्ट सीढ़ी नजर आ रही है यहां। ध्यान दें, कमल एक ठोस वस्तु है जिसका अपना एक वजन होता है। चांदनी एक ऐसी रोशनी है जिसमें कोई वजन नहीं होता, वो सिर्फ सतह को छूती है। और ध्वनि तरंग का तो शरीर से कोई सीधा भौतिक संपर्क होता ही नहीं है, वो तो बस हवा में दूर से यात्रा करते हुए कानों तक पहुंचती है। भाग 5, तार्किक निष्कर्ष। तो अब सवाल यह है कि क्या हमारा ये बारीकी से किया गया विश्लेषण राजा विक्रम के निष्कर्ष से मेल खाता है? राजा विक्रम ने बहुत सोच विचार के जवाब दिया था तीसरी रानी
क्योंकि उसे ना तो रोशनी ने छुआ और न ही किसी फूल ने। उसने केवल दूर से एक आवाज सुनी थी। और बिल्कुल उनका ये जवाब हमारे सुरागों और लॉजिक के साथ 100% मैच करता है। तीसरी रानी सबसे ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि उसने बिना छुए ही सबसे तीव्र प्रतिक्रिया दी। क्योंकि राजा विक्रम का तर्क एकदम अचूक था और जवाब बिल्कुल सही, बेताल उसी पल गायब होकर वापस अपने पेड़ पर लौट गया। और इसी के साथ हमारा ये रहस्य सुलझ गया। इस दिलचस्प कहानी ने हमें ये सिखाया कि कैसे बड़ी से बड़ी जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हम एक बिल्कुल सही और लॉजिकल नतीजे तक पहुंच सकते हैं। तो देखा, ये प्राचीन पहेली सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि सुरागों को समझने और लॉजिक का सही इस्तेमाल करने का एक बहुत ही शानदार लेसन है। अब आखिर में ये विश्लेषण एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जाता है। हम इस तरह की तेज तार्किक सोच और सबूतों के मूल्यांकन का इस्तेमाल सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया और वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए और कहां-कहां कर सकते हैं, ये सोच